नमो नमः सर्वेभ्यः. Welcome you all in this Lagu Siddhanta Kaumudi Sandhi Prakaranam. Now here you will find we are starting with the second phase. पहले फेज में हमने संज्ञा प्रकरण देखा था, जिसके अंदर अलग अलग संज्ञाएं देखी थी. टोटल कुछ 14 सूत्र देखे थे. अब जो है हम यहाँ पे संज्ञा प्रकरण के बाद संधि प्रकरण स्टार्ट कर रहे हैं. यह संधि प्रकरण में हमें इस तरीके से संधि होते हैं, उनसे अलग अलग प्रकार के संधि होते हैं, संधि मतलब क्या, यह सभी के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं. So let's begin with the Sandhi Prakaranam. Before every class, now what we will do, as we know as a Sanskrit student, हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी है. प्रार्थना करनी है तो प्रार्थना में हमें किसे किसे याद करना है. नो डाउट भगवान को याद करना है. शंकर भगवान है, सरस्वती देवी है, उनको हम याद करेंगे. उसी के साथ साथ जिन्होंने व्याकरण लिखा, ऐसे पाणिनि है, वररुचि है, पतंजलि मुनि है और वरदराज है. इन सब की मिलकर यह प्रार्थना है. मैं रीड कराता हूँ कैसे है, क्या है, मैं बताऊंगा आपको. आज यह आपको सेंड भी कर दूंगा ग्रुप में. तो धीरे धीरे हम बाय हार्ट करेंगे सभी लोग. और स्टार्टिंग में जब भी हम लोग शुरुआत करेंगे कोई भी लेक्चर की, तभी हम लोग ये बोलेंगे. ठीक है, मैं बोल लेता हूँ ये प्रार्थना क्या है. आप भी रीड कर सकते हो, सिर्फ अनम्यूट मत करना, म्यूट रख के आप रीड कर सकते हो. ये नाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः. नृत्यावसाने नटराजराजो ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद् विमर्शे शिवसूत्रजालम्. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्. पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्. यह प्रार्थना है. पहले और दूसरे श्लोक में पाणिनि जी को हमने नमस्कार किया है. तीसरा श्लोक यानी जो 14 बार शंकर जी ने डमरू बजाकर माहेश्वर सूत्र दिए वो है. चौथे श्लोक में हमने तीनों व्याकरणकारों को नमस्कार किया है, वररुचि, पतंजलि मुनि और पाणिनि जी को. और चौथा श्लोक जो है वो लघु सिद्धांत कौमुदी का हमने देखा हुआ मंगलाचरण है, उसको लिया हुआ है. तो इस तरीके से हमने यह प्रार्थना कंप्लीट कर दी. लेट्स बिगिन द एक्चुअल आवर सेशन. हियर यू विल फाइंड कि जब भी हम संज्ञा प्रकरण सीख रहे थे, तो संज्ञा प्रकरण में मेनली हमने क्या किया, तो हमने जो 14 माहेश्वर सूत्र है, यानी जो वर्णमाला है संस्कृत की, उसे सीखा. वर्णमाला को पढ़ा. दिस इज द बेसिक लेवल. कोई भी अगर मुझे लैंग्वेज सीखनी है, अगर मैं इंग्लिश सीखता हूँ, मैं फ्रेंच सीखता हूँ या मैं जर्मन सीखता हूँ, तो सबसे पहले मैं अल्फाबेट सीखता हूँ कैसे होते हैं. तो वो मैंने अल्फाबेट सीखे. बट क्या मैं कोई भी लैंग्वेज का अल्फाबेट सीखकर मेरा स्टडीज कंप्लीट करता हूँ क्या? तो नहीं. अल्फाबेट सीखने के बाद आगे पार्ट क्या होता है, तो वो अल्फाबेट्स को जोड़ना. वो अल्फाबेट्स को जोड़ना एक मेरा पहला पार्ट होता है. उसके बाद वो अल्फाबेट्स को जोड़कर उसका एक शब्द बनाना और शब्द को जोड़कर वाक्य बनाना. तो इन स्टेप्स पर आधारित पाणिनि जी ने 3 विधि बताई है. एक बताई है जो वर्ण विधि है, 2 वर्णों को जोड़ो जिसे हम संधि कहते हैं, और ये प्रकरण में हम लोग पढ़ने वाले हैं. फिर उसके आगे हम 2 शब्दों को जोड़ेंगे. उसके बाद वो होता है समास, उसे पद विधि कहते हैं. और बहुत सारे शब्दों को जोड़कर हम वाक्य बनाते हैं, उसको कहते हैं वाक्य विधि, उसे कहते हैं कारकम. तो ये तीनों लेवल पर जब भी हमारी पढ़ाई कंप्लीट होती है, तभी हम संस्कृत में अच्छे से अच्छा और पाणिनि जी जैसे कहा है उस तरीके से वाक्य बना सकते हैं. तो इसके पहले स्टेप पे यानी वर्ण विधि पे हम लोग ये टाइम सोचने वाले हैं.
मे भी किसी को ये भी लगता रहेगा सर दो शब्दों में संधि भी जुड़ता है और समास भी जुड़ता है, ऐसा नहीं है। जब भी संधि होता है तभी, अगर आप समझ लो, एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरी रस्सी है पहली वाली और ये दूसरी रस्सी है, ये दो रस्सी को जोड़ने का काम मुझे करना है, तो ये पहले रस्सी का आखिर वाला पार्ट और दूसरे संधि का जो है वो मेरा पहला वाला पार्ट, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ और ये दोनों को जोड़ने के वजह से जो बनता है उसे कहते हैं संधि। तो इस तरीके से मैंने बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है आगे पीछे वाले वर्ड को यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ फर्स्ट वर्ड के अंतिम वर्ण को और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को, ऐसे दोनों को सिर्फ ज्वाइंट किया, इसलिए उसको वर्ण विधि कहते हैं। तो वर्ण विधि यानी दो वर्णों को ज्वाइन करना, उसे संधि कहते हैं। और समास में दो शब्द ज्वाइंट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना हम लोग को याद रखना है, रस्सी का एग्जाम्पल, पहले रस्सी का आखिर वाला एंड, दूसरे रस्सी का बिगिनिंग वाला एंड, उन दोनों को जोड़ना यानी वर्ण विधि है, वो संधि में कहा जाता है। और यह संधि में जो कहा गया है वो हम देखने वाले हैं, जानने वाले, अंडरस्टैंड करने वाले हैं। डन। अभी यहाँ पे एक सूत्र लिया है जो कि हमने ऑलरेडी संज्ञा प्रकरण में पढ़ लिया है, परसन्निकर्षः संहिता। परसन्निकर्षः संहिता, संहिता मतलब यहाँ पे हमें दिखता है संधि। संहिता, यह शब्द का अर्थ हमने देखा था संधि। यह कभी होता है परह सन्निकर्षः, एकदम नजदीक जब आ जाते हैं वर्ण, तभी जो होता है उसे हम लोग संहिता कहते हैं, उसे हम संधि संधि कहते हैं। और काशिका वृत्ति में भी यही बात बताई है, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञः स्यात्। वर्णानाम अतिशयितः, जब भी वर्ण बहुत ही नजदीक आ गए, एक दूसरे में घुल मिल गए, तो उसे हम सन्निधि, संधि, संहिता ऐसा कहते हैं। ये चीज उन्होंने कही है। नीचे एक एग्जाम्पल भी दिखाया है आपको, च प्लस अपी। अभी आप बोलोगे सर च भी एक शब्द है, अपी भी एक शब्द है, दोनों मिल गए ना तो चापी बना। तो यहाँ पे वर्ण विधि किधर हुआ? तो यहाँ पे वर्ण विधि है क्योंकि हम लोगों ने जब भी ऐड किया तो च के आखिर में जो अ है और अपी के शुरुआत में जो अ है, इन दोनों को मिलाया और उसके बाद बना आ, और इसलिए मेरा आंसर बना चापी। तो अ प्लस अ बिकम्स आ, तो ये आ हुआ है वर्ण विधि और इसलिए मेरा आंसर बना चापी। अगर उसी तरीके से मैं सेकेंड एग्जांपल भी देखूं, मेरा सूर्योदय, तो उसमें सूर्य का आखिर का जो है अ, वो उदय का जो शुरुआत का है वो उ, इन दोनों को मैंने मिलाया तो मेरा बन गया ओ, और इसलिए सूर्योदय ऐसा मेरा आंसर बन गया। तो यहाँ पे हम लोग को वर्ण विधि देखने मिलता है किस तरीके से हुआ है। तो यह जो वर्ण विधि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह वर्ण विधि यानी संहिता, यह वर्ण विधि यानी संधि, ऐसा हमें समझने में आ जाता है। यहाँ तक हम लोग ने इजीली अंडरस्टैंड किया, द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ लेटर्स इज नोन एज संहिता और संधि। जब ये दोनों वर्ण एक दूसरे के नजदीक आ गए, उनको मैंने ऐड कर दिया, तो उसके बाद बनी संहिता या संधि। तो सूर्योदय में से जो पहला सूर्य शब्द है उससे मुझे कुछ भी लेन देन नहीं है, सिर्फ उसका आखिर का अंतिम वर्ण अ और उदय का शुरुआत का वर्ण उ, इन दोनों को ही मैंने ज्वाइन कर लिया है और मेरा वर्ड बन गया है ओ, सूर्योदय। तो रस्सी का, पहले रस्सी का आखिर का एंड, दूसरे रस्सी का शुरुआत का एंड जो है उनको हमें जोड़ना है यानी वर्ण विधि करना है। तो इस तरीके से वर्ण विधि क्या है वो हम लोगों ने देख लिया। अभी ये होने के बाद अगर आपको पता है इसमें आप क्या पढ़ रहे हो, तो आप बोलोगे संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे कितने प्रकार के संधि है? तो एक सिंपल वर्ड में आप आंसर दे सकते हो, पंच संधि ही। अब ये पंच संधि ही मैंने आपको कह तो दिया, बट अगर आपने नीचे देखोगे तो पंच संधि में पहले तीन को व्हाइट कलर दिया हुआ है, लास्ट के दो को ब्लू कलर दिया है, ऐसा क्यों? तो उसका रीजन मैं बताता हूँ। पाणिनि जी ने पूरे पंच संधि, 5 संधि बताए गए हैं। लघु सिद्धांतमी में हम लोग उसमें से पहले 3 संधि पढ़ेंगे, क्योंकि वरदराज जी ने ये 3 संधि दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाद में के जो 2 है वो उतने ज्यादा एप्लीकेबल है नहीं, उसको डिटेल में पढ़ना है तो बाद में हम लोग पढ़ लेंगे, बट ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट संधि है। स्वर संधि जिसे हम लोग अच संधि भी कहते हैं। अभी क्यों अच कहते हैं वो तो हमें माहेश्वर सूत्र से मालूम है। पहले 4 सूत्रों में अच में सभी स्वर आते हैं, इसलिए उसको अच संधि दूसरा नाम दिया गया है।
व्यंजन संधि को हल नाम दिया है, हल संधि, बिकॉज 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक के सभी व्यंजन आते हैं, तो उसे हल संधि नाम दिया है। और तीसरा जो है वो विसर्ग संधि है, तो विसर्ग चिन्ह हमें मालूम है किस तरीके से उसका चेंजेस जो होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। प्रकृति भाव संधि के बारे में भी मैं आपको बता के रखता हूँ। एक ऐसा संधि के जहाँ पे पॉसिबिलिटी है बट संधि करते नहीं है, ऐसे पार्ट को प्रकृति भाव संधि बोलते हैं। और स्वादि मतलब सु और जैसा माउंट, जो देवह देवो देवाहा ये टेबल बना है, वो टेबल बनते वक्त सु आदि प्रत्यय लगाते हैं। वो टेबल कैसे बनता है उसमें भी एक संधि का प्रकार आता है, वहां पे ये स्वादि संधि यूज होती है। तो उसके बारे में आखिर में हम आपको बताएंगे, बट वी आर स्टार्टिंग हियर फ्रॉम द फर्स्ट संधि, दैट इज स्वर संधि, क्योंकि शुरुआत ही वर्णमाला की स्वर से होती है, तो इसलिए हम लोग जो है वो स्वर संधि देखेंगे। अभी यहाँ पे जो आपने देखा है ये पंच संधि पाणिनि ने जो बताए ना वो देखे हुए हैं, बट आज भी हम संधि पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चों को संधि पढ़ाते हैं, बट हमारा जो संधि है ना उसको हमने अलग नाम दिए हैं। यही 5 को हम लोगों ने अलग अलग नाम से पहचाने हैं। अगर मैं आपको वो नाम बता दूं या वो नाम दिखा दूं, डेफिनेटली आप लोग अरे ये मालूम है हम लोग को, ये आता है, तो चलो मैं आपका वो बात भी कंप्लीट कर देता हूँ। हम जिस तरीके से संधि पढ़ते हैं ना, ये 5 को ही चेंज करके वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये देखने के बाद आपको कुछ फेमिलियर लगेगा, अरे हाँ यार चलो अच्छा है, कुछ तो पहचान का दिखा। दीर्घ संधि सुना है, गुण संधि सुना है, वृद्धि संधि सुना है, यण संधि सुना है, अयादि सुना है, पूर्व रूप सुना है, पर रूप भी सुना है और प्रकृति भाव संधि भी सुना हुआ है। तो ये कुछ सुना सुना लगता है। यही सब जो इसके पहले पंच संधि दिखा है ना उसके पार्ट है। पंच संधि को जब भी हम लोग स्प्लिट करते हैं तो ये पार्ट में आ जाते हैं। अभी ये संधि के हिसाब से हम आपको पंच संधि सिखाएंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है, ये देखने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि हमें आएगा। तो इस तरीके से पहले मैंने आपको ये बता दिया। इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, पूरा तो भेजेंगे बट अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ चाहिए तो इस प्रकार के संधि हमें सीखने हैं, ऐसा हम याद रख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और इसके बेसिस पे हम लोग पंच संधि के पास जाएंगे, ये भी हम लोग देख लेंगे। अभी तक मैं संधि प्रकरण का सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक्चुअल संधि प्रकरण जब भी स्टार्ट करने वाले हैं तभी आपको बता देंगे। अब ये सब संधि प्रकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग अलग अलग तरीके से। तो अब ये संधि के प्रकार तो मैंने जान लिए। अब ये संधि के सभी प्रकार जो एंशिएंट टाइम में थे, पाणिनि जी के वक्त थे, वो भी देखे। आज प्रचलित जो संधि प्रकार है वही है, सिर्फ अलग अलग नाम से उसको हम लोगों ने पहचाना हुआ है, थोड़ा सा और डिवाइड कर दिया है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। 3 बड़े बड़े भाई बोलो या 5 भाइयों का कुटुंब बोलो था, 5 भाइयों को और कुछ बेटे हो गए, तो पांचों भाइयों की जो संपत्ति थी वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। वैसे है पंच संधि जो थे वो 5 मेन संधि थे। फिर अच संधि के ही हम लोगों ने दीर्घ गुण वृद्धि 3 और यण 4 पार्ट बना दिए, फिर एक का अयादि बना दिया, एक का पूर्व रूप बना दिया, इस तरीके से उसको आगे डिवाइड किया हुआ है। ये और वो अलग नहीं है, उसको ही फर्दर डिवाइड करने के बाद 5 से 8 निकला हुआ ये नंबर है। अभी एक चीज आपको स्टार्ट करने से पहले, संधि प्रकरण में अपने को कोई भी सूत्र समझने के लिए कुछ टेक्निकल डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। कौन सी टेक्निकल डिटेल्स मालूम होनी चाहिए, उसके लिए कुछ 4-5 सूत्र है जो स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे। यह 4-5 सूत्र देखने के बाद आपको एक विजन मिलेगा सूत्र को देखने के बाद उसको सॉल्व करने का। अब तक हमें कैसा आदत है कि सूत्र दिखा तो जो पहचान का वर्ड है हम लोग वही उठाते हैं। संज्ञा प्रकरण में चलता था वो, हाँ चलो सवर्ण दिखा तो समझ में आ गया मुझे, ह्रस्व दीर्घ प्लुत दिखा तो मेरे को सूत्र समझ में आ गया। संधि प्रकरण में इतना लाइटली हम लोग कोई भी सूत्र को नहीं डील कर सकते। अगर एक अनुस्वर भी दिया है तो ये क्यों उससे मीनिंग बदलता है, अगर एक हलंत भी दिया है तो वो क्यों उससे मतलब बदलता है। इसलिए हम लोगों को सूत्र को इतने बारीकी से देखना है, इतने बारीकी से देखना है। जैसे साइंटिस्ट लोग मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना कौन सा बैक्टीरिया कैसे आया हुआ है, वैसे हमें हर एक सूत्र को देखना है, ये क्यों डाला है, ऐसे ही डाला, ऐसा कोई भी आपको वर्ण कोई भी चिन्ह दिखेगा नहीं। तो वो सब वर्ण और चिन्ह समझने के लिए हमें कुछ 5-6 सूत्र पहले स्टार्टिंग में देखने हैं, संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करने से पहले। बट ये सभी सूत्र संज्ञा प्रकरण के ही है, ये सभी सूत्र संज्ञा प्रकरण के ही है, वो बीच बीच में आते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्यों रखे, बिकॉज एक बार आपको बता दिया, जैसे लाइसेंस जब भी मिलता है ड्राइविंग का तभी हम लोगों को वो बताता है, अगर राइट हैंड साइड का लाइट लगा है मतलब राइट में टर्न मारना है, या लेफ्ट हैंड साइड पे क्रॉस का चिन्ह किया है तो हमें वहां पे जाना नहीं है, वन वे है तो उसका ये साइन है। तो हम लोग को पहले सब साइंस और सिंबल्स बताते हैं मोटर ड्राइविंग ट्रेनर्स जो होते हैं वो,
और उसके बाद ड्राइविंग सिखाते हैं। तो उस तरीके से संधि तो सिखाएंगे ही, और उसके पहले जो इसके टेक्निकल डिटेल्स है वो आपको बता रहे हैं। और वो टेक्निकल डिटेल्स में एक सूत्र आता है तपरस तत्कालस्य। तपरस तत्कालस्य, इसका अगर मैं विच्छेद कर दूं, संधि विच्छेद कर दूं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा शब्द तपरः तत्कालस्य। अभी यहाँ पे पूरे इसके अंदर जाएंगे सूत्र के अंदर, तो मीनिंग बहुत बड़ा निकलेगा, बट हमें काम का क्या चीज है आपको उतना बता देता हूँ। क्या इसमें मीनिंग आता है वो देखना। तपरः मतलब त शब्द, तपर में त हलंत त प्लस अपर ऐसा शब्द है, हलंत त प्लस अपर। तो यहाँ पे हलंत त के बारे में कुछ बोला हुआ है, आप नीचे एग्जाम्पल देख सकते हो। अत है, उत है, ऐत है, ओत है, अत है। ये सभी एग्जाम्पल में आपको एक कॉमन चीज दिखती रहेगी कि आखिर में जो है वो हलंत त दिया हुआ है। तो ये सूत्र में त अपरः पर तत्कालश्च, मतलब ये त के पहले या बाद में कोई भी वर्ण आएगा तत्कालश्च, तो उसका उतना ही काल लेना है, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है। दैनिक मत होना, बिकॉज अब तक मैंने सूत्र बताया ही नहीं, मैंने सिर्फ उसको संधि विच्छेद करके बताया हुआ है। अभी मैं आपको काम की चीज बताता हूँ। उन्होंने इधर इतना ही कहा है कि त हलंत त अगर आपको आखिर में दिखता है, किधर भी हलंत त दिखता है, तो उसके पहले जो वर्ण आया है या उसके बाद में जो कोई वर्ण आया रहेगा उसका उतना ही काल लेना। काल यानी क्या, उकाल ह्रस्व दीर्घ प्लुत में देखा था। काल मतलब टाइम, प्रोनाउंस करने को जो लगता है टाइम, उसको हम लोग कम टाइम लगा तो ह्रस्व बोलते हैं, थोड़ा ज्यादा लगा तो दीर्घ बोलते हैं, और बहुत ज्यादा लगा तो प्लुत कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे काल का मतलब होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो यह सूत्र हमें बताता है अगर आपको हलंत त दिख रहा है तो उसके आगे पीछे जो भी वर्ण आता है उसका वही काल यानी वही ह्रस्व दीर्घ या प्लुत लेना। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखो, अत लिखा है। अगर मैंने यहाँ पे अत लिखा है तो आपको सभी को मालूम है अ के एकूण कितने प्रकार हैं? 18 प्रकार है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उसके बाद और दो अनुनासिक अननुनासिक, ऐसे टोटल अ के 18 प्रकार हैं। अगर ये अ के 18 प्रकार है तो कैसे अ के 18 प्रकार होते हैं? तो नॉर्मल अ जो ह्रस्व है उसके 3 प्रकार हो गए, उदात्त अनुदात्त स्वरित, और उसके बाद होता है अनुनासिक अननुनासिक। फिर दीर्घ अ होता है, मतलब आ होता है, उसके उदात्त अनुदात्त स्वरित और अनुनासिक अननुनासिक। और प्लुत अ जो होता है इसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक, ऐसे 6 + 6 + 6 यानी 18 प्रकार हो जाते हैं टोटल। बट अभी अगर अत है तो ये सूत्र हमें क्या समझाता है कि आखिर में त होने के वजह से हमें क्या करना है, सिर्फ अ लिखा है आगे, आगे सिर्फ क्या लिखा है? अ लिखा है। मतलब ये कौन सा वाला अ है? ये वाला अ है, ऐसा हम लोग को दिखता है। ये वाला अ है, तो यही 6 प्रकार लेने हैं हमें, बाकी जो बचे हुए 12 प्रकार है उसको नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से उन्होंने क्या चीज बताई कि आपको क्या करना है, सिर्फ ये 6 प्रकार लो, बाकी बचे हुए 12 प्रकार मत लेना। तो दिस इज अ न्यू वे विच यू कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने प्रत्यय बना दिया, हलंत त लगाकर प्रत्यय बना दिया उन्होंने, सिर्फ पहले के 6 अ को लेना, बाकी बचे हुए 12 अ को मत लेना। इस तरीके से उन्होंने हमें एक सिंपल आइडिया दी। वैसे अगर मैं दीर्घ उत के बारे में बोलूं तो दीर्घ उत में नॉर्मल ऊ जो है, नॉर्मल ऊ उसके 6 प्रकार आएंगे, दीर्घ ऊ के 6 प्रकार आएंगे, और प्लुत ऊ के 6 प्रकार आएंगे। तो इस तरीके से मेरे पास ऊ के भी 18 प्रकार है। बट यह सूत्र में उत दीर्घ ऊ के प्रकार दिए हैं, तो इसमें ह्रस्व चला जाएगा और प्लुत चला जाएगा, सिर्फ दीर्घ ऊ के 6 प्रकार रहेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने एक तरीका बताया है सूत्र को देखने का। तो जो जो सूत्र में इस तरीके से कुछ आएगा हलंत त लगाया हुआ, तो आपको क्या करना है, हलंत त लगाने के बाद, देखने के बाद आपको सिर्फ उतना ही ग्रहण करना है। अगर शॉर्ट में मैं बोलूं अ के आगे त लगाया तो अ ही लेना, आ या प्लुत मत लेना। दीर्घ ऊ के आगे अगर त लगाया तो दीर्घ ऊ ही लेना, ह्रस्व ऊ या प्लुत मत लेना। उस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है। लास्ट के 3 जो है
वो आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। आई, ओथ और अर्थ जो दिया हुआ है वो, ये तीन आप होमवर्क में सॉल्व करोगे। और अगर इसमें डाउट रहेगा तो आप आगे के डाउट सेशन में, मतलब ये एंड होने के बाद जो अपना अगला लेक्चर चलेगा डाउट सॉल्विंग का, उसमें पूछ भी सकते हो इसके अंदर किस तरीके से आ सकता है, या आपको लगता है ये आ रहा है बराबर है कि नहीं। देन तो तपरस तत्कालस्य, ये हमें समझाता है कि हलंत आने पर हमें जो उसके आगे पीछे दिया हुआ वर्ण है उसका वही स्वर, वही एक्सेंट लेना है। रस्व दिया है तो रस्व, दीर्घ दिया है तो दीर्घ, प्लुत दिया है तो प्लुत, तीनों नहीं लेंगे हम लोग। उसके बाकी सब जो प्रकार होते हैं वो नहीं लेंगे, जो दिया हुआ है वही प्रकार लेंगे। रस्व है तो रस्व, दीर्घ है तो दीर्घ और प्लुत है तो प्लुत। इतना ही ये सूत्र में बताया हुआ है। इससे ज्यादा सोचना भी मत कि और क्या डिटेल आएगा। तह परो यस्मात् तात परश्चोर जो नीचे लिखा हुआ है, उच्चार्य मानव कालस्य व संज्ञाम से आती है, क्या है इसका मीनिंग, क्या, इतना डिटेल में जाना भी मत, बिकॉज अभी उसका जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ जरूरत इतना ही है, हलंत दिख रहा है तो हमें क्या करना है, हमें उसके पहले बाद में के वर्ण जो है उतने ही ग्रहण करने हैं, उसके सभी प्रकार ग्रहण नहीं करने। क्लियर? यहाँ पे मे भी किसी को कुछ डाउट होगा, वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स, नो डाउट अबाउट इट। अभी इतना होने के बाद आपको अभी सिर्फ दो सूत्र देखने आज के लिए, देन वी हैव डन विद द सेशन। दो सूत्र में एक सूत्र आता है अदेंग गुण, ये संज्ञा सूत्र है। व्हेन आई से इट इज संज्ञा सूत्र, इसका मतलब ही ये होता है कि जिस तरीके से आपने पहले संज्ञा सीखी संज्ञा प्रकरण में, बट उसके अलावा भी बहुत सारी संज्ञा है जो अलग अलग प्रकरण में आएंगी। संधि के अपने कुछ खुद के संज्ञा है, समास के अपने खुद संज्ञा है, तो वो हम लोग प्रकरण में भी डील करेंगे। यहाँ पे गुण, यह संधि के बारे में बताया। जैसे संज्ञा प्रकरण में आपने सवर्ण सीखा, उसके बाद आपने रस्व दीर्घ प्लुत सीखा, लोपह सीखा, ये अलग अलग संज्ञाएं सीखी। वैसे यहाँ पे गुण संज्ञा बताई गई है। अब ये गुण संज्ञा किसे गुण कहते हैं वो बताया। ये संधि सूत्र नहीं है, इससे हमें संधि बनाना नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछा कि गुण में क्या आता है, गुण किसे कहते हैं, तभी आप बोलोगे अदेंग गुण, पर उसके लिए अदेंग गुण क्या है वो मालूम भी होना चाहिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अदेंग गुण। तो यहाँ पे अदेंग गुण में आप विग्रह देख सकते हैं। अदेंग गुण यह सूत्र का विग्रह होता है अत एंग गुण। अदेंग में संधि है, पहला शब्द है उसमें अत, दूसरा शब्द है एंग, और उसको गुण कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अत। अभी हम लोगों ने सूत्र सीखा, उसमें कहा था हलंत त लगता है, तो हमें क्या करना है, हलंत त लगता है तो हमें उसके पहले दिया हुआ जो वर्ण है उतना ही ग्रहण करना है, या उसके बाद जो दिया हुआ वर्ण है उतना ही ग्रहण करना है। रस्व दिया है तो रस्व लेना है, दीर्घ दिया है तो दीर्घ लेना है, प्लुत दिया है तो प्लुत लेना है। तो अत में यहाँ पे क्या दिया है, रस्व अ दिया हुआ है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ रस्व अ ही ग्रहण किया। और एंग, एंग प्रत्याहार अगर हम लोग याद करेंगे माहेश्वर सूत्र, तो उसमें जो तीसरा सूत्र है आई उन पहला, रूल रूप दूसरा, आई उन रूल रूप ए ओंग, ए ओंग। तो ए ओंग जो सूत्र है वो है एंग, इसमें ए ओ आता है और लास्ट का उंग इत हो गया हलंत्यम सूत्र से। अदर्शनम लोपह से, तस्य लोपह से चला गया तो बचा ए और ओ, मतलब अ, ए और ओ, यह तीन वर्णों को मैं क्या कहूंगा, गुण कहूंगा। तो इस तरीके से अदेंग गुण सूत्र का मतलब क्या हो गया, तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ओनली रस्व अ, ए एंड ओ इज नोन एज गुण। तो यह तीन जो वर्ण है, रस्व अ, ए और ओ, इन्हें हम गुण कहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। अभी आप बोलोगे इनको गुण ये शब्द क्यों दिया, बिकॉज गुण का तो अर्थ हम लोग को क्वालिटी ऐसा मालूम है, वर्च्यूज ऐसा मालूम है, सद्गुण ऐसा मालूम है, बट उसका रीजन यहाँ पे नहीं दिया है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है या सामने लैपटॉप या पीसी है, इसको ये नाम क्यों दिया, रीजन है हमें मालूम नहीं है, बट फिर भी हम उसे मोबाइल, लैपटॉप या पीसी इस तरीके से कहते हैं। उस तरीके से इसको गुण कहना है, ये पाणिनि जी ने बता दिया, तो हम उसे गुण ही कहते हैं। डन। वापिस एक बार मैं अदेंग गुण एक्सप्लेन कर देता हूँ। अदेंग गुण में तीन शब्द है, अत एंग गुण। अत मतलब अनंत आदि की वजह से उसका मतलब लेंगे रस्व अ,
इसमें आ दीर्घ या प्लुत अ नहीं आएगा, तो रस्व अ और एंग के अंदर दिखता है ए ओंग। ऐसा जो तीसरा प्रत्याहार है माहेश्वर सूत्र का, उसमें से न निकाल दिया, ए और ओ रखा, तो नीचे देखो अ के बाजू में ए और ओ लिखा हुआ है। इन तीन वर्णों को गुण कहो, ये बताने वाला संज्ञा सूत्र है। इसे गुण कहना चाहिए अ, ए और ओ को, वो भी कौन से, रस्व अ, रस्व ए, सॉरी नॉर्मल ए और जो नॉर्मल ओ है, इन तीन वर्णों को ही गुण कहो, ऐसा अदेन गुण सूत्र कहता है। मतलब जब भी आपको बोलेंगे ना गुण करो, तो गुण करो मतलब आपको अ, ए और ओ करना है। जब भी आपको ऐसा कहा जाएगा सब्जी में आपको अभी गुण करना है, तो गुण करना है मतलब क्या, आपको जरा भी ब्लैंक नहीं होना, आपको इसकी फटक से याद रखिए, गुण मतलब अ ए ओ, क्यों, अदेंग गुण ने कहा हुआ है। तो अदेंग गुण मतलब रस्व ए, रस्व अ, ए और ओ, इनको गुण कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। इसे मोबाइल कहते हैं, इसे कंप्यूटर कहते हैं, इसे लैपटॉप कहते हैं। इस तरीके से जैसे हम लोग को सिखाया, उसी तरीके से अ ए ओ तीनों को मिलकर एक टैग लगाओ और टैग पे लिखा है गुण। हाँ, तो इस तरीके से हमें उनका नाम याद रखना है। आज से अ ए ओ का नाम क्या है, गुण। गुण मतलब क्या, अ ए ओ, ऐसा हम लोगों को दिमाग में फिट होना चाहिए। जिस तरीके से अदेंग गुण है, आपने देखा रहेगा 1.1.2 मतलब अष्टाध्यायी की शुरुआत में दूसरा सूत्र ये आया है। पहला सूत्र ये है वृद्धि रादैच 1.1.1, इससे अष्टाध्यायी शुरू होती है। तो इसमें भी आपको समझ में आएगा वृद्धि रादैच, यह जो सूत्र है, जो पहला ही सूत्र है, इसमें और एक संज्ञा बताई है, वृद्धि आत ऐच। ये मैंने संधि विग्रह किया, वृद्धि संज्ञा बताई है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने गुण संज्ञा सीखी थी, अभी यहाँ पे उन्होंने वृद्धि संज्ञा बताई है। वृद्धि, वृद्धि किसे कहते हैं, आत और ऐच को कहते हैं। आत मतलब क्या, तो अभी हम लोग देखा हलंत तो है, उसके पहले आ दिया हुआ है, मतलब दीर्घ आ दिया हुआ है, तो दीर्घ आ और ऐच चौथा माहेश्वर सूत्र है, ऐ औ च, तो च हलंत्यम अदर्शनम लोपः तस्य लोपः से चला गया, बचा क्या, ऐ और औ, इसलिए यहाँ पे लिख दिया ऐ और औ। तो ये ऐ और औ और पहले आठ में से मिला हुआ आ, यानी तीन वर्ण आ ऐ औ, इनको हम लोग क्या कहेंगे, तो इनको हम लोग कहेंगे वृद्धि। इतना सिंपल तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि वृद्धि मतलब क्या, तो दीर्घ आ ऐ औ, इनको हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को गुणा क्या है और वृद्धि क्या है, ये चीज पता चल गई। वापिस एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, व्हाट इज वृद्धि रादैच। यू विल अंडरस्टैंड इन वृद्धि रादैच दे हैव रिटन वृद्धि ही आत ऐच। वृद्धि कहना है, किसको वृद्धि कहना है, आत और ऐच को। तो आत में क्या आ गया, लास्ट में हलंत त आ गया, तपर सत कालस्य के हिसाब से सिर्फ आ आता है उसके अंदर, इसलिए मैंने नीचे सिर्फ आ ले लिया। और ऐच में मैंने क्या कर दिया, तो जो चौथा माहेश्वर सूत्र है ऐ औ छ, उसमें से च को निकाल कर ऐ और औ को ले लिया, तो मेरे पास तीन वर्ण बन गए, आत में से आ, ऐच में से ऐ औ। और इसके वजह से मैंने उन तीनों वर्ण के ऊपर एक टैग लगा दिया, जिसके ऊपर लिखा हुआ है वृद्धि, मतलब आ ऐ औ इज नोन एज वृद्धि। इसके पहले जो देखा था हम लोगों ने अ ए ओ इज नोन एज गुण, तो मुझे यहाँ पे दो संज्ञाएं सीखने को मिली, एक गुण किसे कहते हैं वो पता चला, और वृद्धि किसे कहते हैं वो पता चला। और इसीलिए ये हमारे व्याकरण शास्त्र का, पाणिनीय व्याकरण का पहला सूत्र है वृद्धि रादैच, जिसमें वृद्धि मतलब क्या वो बताया है। दूसरा सूत्र है अदेंग गुण, जिसमें गुण क्या है वो उन्होंने बता दिया। यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से एक्सप्लेन किया, क्या किया हुआ है। From my end, I have completed my entire description. तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा 2 मिनट का पॉज लेता हूँ. If you want to revise, recollect, you can recollect whatever you want to ask, and then we will start with the question answer session. So I am giving you 2 minutes.